कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब हम जो पार्ट 2 जो है उसके अंदर आगे पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था और समाज कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी और रूस के अंदर जो है किस प्रकार का समाज था। तो सबसे पहले बात ध्यान देना कि ज्यादातर जो लोग जो रूस के जो थे वो क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। यानी खेती में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है रूस के लोग जो है ये लगे हुए थे। अब ये ध्यान दीजिए कितने परसेंट लोग जो है ये जो है खेती बाड़ी में लगे हुए थे। तो 85%, 85% जो लोग जो है ये लोग जो है रूस के अंदर जो है खेती के ऊपर निर्भर थे। ये जो परसेंटेज जो है काफी अधिक मात्रा में संख्या है। अगर हम यूरोप के अन्य देशों की तुलना करें जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर जो है केवल 40 से 50% से ज्यादा नहीं थे। यानी खेती करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 40 से 50% ही थी, लेकिन रूस के अंदर यह संख्या कितनी है, 85% है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रूस जो है खेती पर निर्भर जो है एक देश था। अब ये लोग क्या करते थे, केवल अपने जरूरतों के लिए ही जो है खेती नहीं करते थे, साथ में जो है ये कृषि संबंधित जो भी वो उत्पादन करते थे उनको बेचते भी थे। तो रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश भी था। तो निर्यातक भी थे। निर्यातक का मतलब जो है जो अनाज होता है उसे अपने काम में भी लेना और जो अधिक मात्रा में होता है उन्हें दूसरों को बेचना, तो इसके रूप में भी ये काम में लेते थे। तो ये तो बात होगी कृषि से संबंधित कि किस प्रकार से कृषि के अंदर जो है रूस की स्थिति थी। अब हम देखेंगे कि उनकी औद्योगिक स्थिति कैसे थी, उद्योग धंधे जो थे वो किस प्रकार से थे। तो उद्योग धंधों में हम ध्यान देंगे कि दो क्षेत्र बताए गए हैं इसके अंदर। एक क्षेत्र तो बताया गया है सेंट पीटर्सबर्ग, एक क्षेत्र बताया गया मॉस्को। इन दो क्षेत्रों में जो है औद्योगिक इलाके लगे हुए थे, यानी कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो है फैक्ट्रियां वगैरह जो है ये लगी हुई थी। अन्य क्षेत्रों में उद्योग जो थे ये बहुत कम थे। ज्यादातर जो थे उत्पादन कौन करते थे, कारीगर करते थे, यानी जो वर्कशॉप जो थी, छोटी छोटी दुकानें जो थी वहां पर काम करने वाले लोग करते थे। वर्कशॉप भी थी, बड़े बड़े कल कारखाने भी वहां पर मौजूद थे। बहुत सारे जो कल कारखाने जो है ये 1890 के दशक में जो है ये शुरू हो गए थे। अब यहां महत्वपूर्ण घटना क्या घटित होती है वो देखिए, रेल नेटवर्क। जैसे ही रेलों का जाल जो है रूस के अंदर बिछा दिया गया था, यानी रेलों की का निर्माण होने लगा था, रेलों की जो लाइनें जो थी वो अधिक मात्रा में होने लगी थी, तो उसका जो उद्योग धंधों पर जो है क्या प्रभाव पड़ा था कि जो विदेशी जो लोग जो थे वो भी जो है रूस के अंदर जो है अपना पैसा लगाने लगे थे, यानी निवेश करने लगे थे। ठीक है। अब ये जो अधिक मात्रा में जो रूस के अंदर पैसा आने लगा था, अब ये जो पैसा आने लगा था तो इससे क्या हुआ था, क्या परिवर्तन हुए थे, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में जो है क्या क्या परिवर्तन हुए थे। देखो सबसे पहले तो आप देखेंगे कोयला के अंदर। तो कोयला जो है इसका उत्पादन जो है हम क्या देखते हैं, ये कितना हो गया था, 2 गुना बढ़ गया था, 2 गुना बढ़ गया था। इसी प्रकार स्टील उत्पादन जो है ये कितना बढ़ गया था, 4 गुना बढ़ गया था। तो कहने का मतलब जैसे ही रेल लाइनें जो है बहुत अधिक मात्रा में जब बढ़ने लगी तो रूस के अंदर जो है कोयला का उत्पादन भी बढ़ने लगा और स्टील का उत्पादन भी बढ़ने लगा। तो इससे क्या होने लगा था कि कारखानों के अंदर और कारीगरों के जो थे उनकी संख्या जो थी 1900 के अंदर आकर जो है लगभग बराबर हो गई थी। यानी कि अधिक से अधिक जो मजदूर जो लोग जो थे वो काम करने लगे थे। इतना अधिक जो है उद्योग धंधों के अंदर जो है विकास हुआ था। इन सब का कारण क्या था, रेल नेटवर्क का आना। तो रेल नेटवर्क की वजह से जो है ये सारे कार्य जो है ये आगे बढ़े थे। अब ध्यान देना कि ये जो उद्योग धंधे जो थे, जिन उद्योग धंधों के बारे में हमने अभी बात की थी, ये अधिकांश मालिकों के पास में थे, निजी संपत्ति थी, किसी एक व्यक्ति विशेष के पास में जो थे ये उद्योग धंधे थे। लेकिन मजदूरों की स्थिति जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। मजदूरों को जो है न्यूनतम वेतन मिलता था, बहुत कम वेतन मिलता था।
जो काम करने के जो घंटे जो थे ये बहुत निश्चित, तो इसके लिए जो सरकारी विभाग जो था उसने जो है फैक्ट्री के अंदर इंस्पेक्टर भी लगाए थे, लेकिन नियमों का पालन जो है वो नहीं हो पा रहा था। तो हम क्या देखते हैं उस समय कि वर्कशॉप जो थे, छोटे मोटे जो काम करने वाले तो उन्हें लगभग 15 घंटे काम करना पड़ता था, और जो कारखानों के अंदर जो मजदूर काम करते थे उन मजदूरों को जो है 12 घंटे जो है, यानी 10 से 12 घंटे जो है उन्हें काम करना पड़ता था। अब मजदूर इस प्रकार से काम करते थे। अब ये मजदूर कहाँ रहते थे? तो या तो ये मजदूर जो है वहां पर किराए पर जो है कमरे लेकर वहां पर रहते थे, या डॉर्मेट्री, ये जान दीजिए डॉर्मेट्री। ये डॉर्मेट्री क्या होती है? एक प्रकार से इस प्रकार से इस बहुत बड़े एक हॉल के अंदर, जैसे मान लीजिए एक इधर की साइड में एक इधर की साइड में, इस तरह से जो है बेड वगैरह जो है ये लगे होते हैं, और इन बेड के अंदर जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है मजदूर वगैरह जो है रहते थे। वो घर नहीं जा सकते थे, काम करते थे, और इन्हीं डॉर्मेट्रियों में जो है उनको रहना पड़ता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो मजदूरों के रहने के लिए थी। तो हमने अभी देख लिया कि मजदूर जो है कितने घंटे काम करते थे, कहाँ रहते थे। अब सामाजिक स्तर पर भी मजदूर बंटे हुए थे। कारण क्या था कि कुछ लोग जो थे जिनका अपने गांव से गहरा जुड़ाव था, वो गांव के अंदर काम करते थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो थे जिन्होंने गांव छोड़कर जो है शहर में आ गए थे, वो शहर में बस चुके थे। अब योग्यता के आधार पर भी ये अपने आप को जो है अधिक निपुण मानने लगे थे। ऐसे लोग जो धातुओं का काम जानते थे या कुछ विशेष कार्य करने में निपुण थे, तो वो अपने आप को जो है कुछ खास मानने लगे थे, तो सांप की तरह जो है वो मानने लगे थे। इस प्रकार की बात भी जो है पीटर्सबर्ग के धातु मजदूर ने इस प्रकार की बात जो है कही थी। अब बात आती है कि 1914 का समय, ये जो समय जो था, इस समय जो है क्या परिवर्तन हुआ था 1914 के अंदर। ये जो समय जो है, इस समय जो है फैक्ट्री जो है जहां मजदूर काम करते हैं, वहां औरतों की संख्या, औरतें जो है इनकी संख्या जो है कितनी हो गई थी? 31% हो गई थी। अब 31% जो महिलाएं तो हो गई थी, लेकिन अगर बात की जाए उनको जो वेतन मिलता है ना, जो उनको पैसे मिलते थे, जो उनको जो तनख्वाह मिलती थी, वो जो थी पुरुषों की तुलना में या तो क्या थी? आधी थी या 3/4 थी। यानी या तो 50% मिलता था या 75% जो है पैसे उनको मिलते थे, लेकिन जो है पुरुषों के समान जो है उनको वेतन जो है वो नहीं दिया जाता था। इसी प्रकार मजदूरों के जो रहना है, उनका जो पहनावा है, उनका व्यवहार जो है, ये भी जो है हमें अलग अलग प्रकार का जो है दिखाई देते हैं। ऐसे भी संगठन थे, बहुत कम थे, जो संकट के समय में जो है मजदूरों की मदद भी करते थे। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी मजदूर को नौकरी से निकाल दिया जाए या मालिक के खिलाफ कोई शिकायत हो, तो ऐसी स्थिति में भी जो है उस समय भी हम देखते हैं 1896-97 का जो समय जो है, या 1902 का जो समय जो है, उस समय भी जो है मजदूर वगैरह जो है हड़ताल करते थे। हड़ताल का मतलब बंद करना, तो ये कार्य जो है किया जाता था। अब जो देहात के जो ज्यादातर जमीन जो थी वो किसानों के पास में, देहात का मतलब जो गांव के जो जमीनें जो थी वो अधिकांश किसानों के पास में थे, और किसान क्या करते थे? उसके ऊपर खेती करते थे। लेकिन ध्यान दीजिए, जो विशाल संपत्तियां हैं, जो अधिकांश जो जमीनें वगैरह जो है, उन पर जिनका अधिकार जो था, उन संपत्तियों पर जो है सामंतों का, राजशाही का, ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। ये रूस के अंदर एक प्रमुख चर्च था ऑर्थोडॉक्स, इसी को अधिकांश जो है मान्यता प्राप्त थी वहां के रूसी लोगों को। तो सामंत जो थे, राजशाही जो लोग थे, राज परिवार के जो लोग जो थे, और ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो पादरी वगैरह जो लोग जो थे, अधिकांश संपत्तियां जो थी, जमीन वगैरह अन्य प्रकार की जो संपत्तियां हैं, वो इनके पास में थी। मजदूरों की तरह किसान भी बंटे हुए थे। लेकिन अब ध्यान दीजिए, किसानों की क्या क्या विशेषताएं थी रूस के अंदर हम देखेंगे। तो ये जो थे ये धार्मिक स्वभाव के थे, ठीक है। ये नवाब है या जो सामंत है, इनका जो है सम्मान नहीं करते थे, नहीं करते थे, याद रखना। लेकिन ये जो है जार के प्रति इनकी जो है थोड़ी बहुत जो ये सम्मान वगैरह जो होता था,
तो वो था राजा के प्रति इनकी निष्ठा। जार का मतलब वहां के जो राजा जो थे उनकी निष्ठा और उनकी सेवाओं के बदले में मिली थी। अब एक बात तुलना करें दो देशों की, अभी हम रूस के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम फ्रांस से इसकी तुलना करें तो फ्रांस के अंदर क्या था कि जब भी नवाब वगैरह जो है तो किसान लोग जो थे ये उनका जो है सम्मान करते थे। फ्रांस के अंदर फ्रांस के नवाब जब भी कभी संकट में आते थे तो उनको बचाने के लिए भी जो है ये लड़ाइयाँ करते थे, किसान वगैरह उनकी मदद करते थे। लेकिन रूस में ऐसा नहीं था। रूस में जो है नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए, ऐसे किसान चाहते थे कि जमींदारों से जमीनें छीन ली जाए और वो किसानों को मिले। लगान भी ये देना नहीं चाहते थे। कई जगह जो है जमींदार जो जमीनों के मालिक जो थे उनकी हत्याएं भी की गई थी। और ऐसी जो घटनाएं हुई थी ये अधिकांशतः जो है 1902 और 1905 में हुई थी। तो 1902 और 1905 के अंदर जो है इस प्रकार की जो है घटनाएं जो है बहुत अधिक मात्रा में होने लगी थी कि जमींदारों की हत्याएं जो है वो होने लगी थी। 1902 में जो घटनाएं हुई थी वो थी दक्षिणी रूस के अंदर, रूस का जो दक्षिणी भाग जो है वहां हुई थी। और 1905 में तो पूरे रूस के अंदर ही जो है इस प्रकार से जो है जमींदारों के साथ जो है इस प्रकार की घटना होने लगी थी। अब वहां एक रूस के अंदर एक सिस्टम और था कि अन्य यूरोप के अंदर देखा जाए तो उनकी तुलना में वहां क्या सिस्टम था कि सारी जमीन जो होती थी वो अपने कम्यून को सौंप देते, यानी मेयर को सौंप देते थे। और ये जो कम्यून या मेयर जो होता था, जिस व्यक्ति या जिस परिवार को जितनी जरूरत होती थी उनको वापस जमीन बांटता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है केवल रूस के अंदर ही थी कि कम्यून को जो है जमीनें दे देना और कम्यून के द्वारा यानी मेयर के द्वारा जो है वापस जो है रूस के जो किसान जो है उनके परिवारों को उनकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है उनको जमीन जो है वापस मिलती थी और वहां पर वो खेती वगैरह अपना कार्य करते थे। तो अभी हमने क्या देखा था कि फ्रांस और रूस में कितनी असमानताएं थी कि फ्रांस के अंदर जो है नवाबों के प्रति सम्मान था लेकिन रूस के अंदर जो है कोई सम्मान नहीं था। यहाँ पर जमींदारों की हत्याएं भी होने लगी थी। ये घटनाएं 1902 और 5 के समय में होने लगी थी। अब है रूस में समाजवाद कि किस प्रकार से मजदूरों का जो है शासन आए, इस प्रकार अधिकांश जो लाभ जो है वो मजदूरों को मिले, किसानों को मिले। इस प्रकार की व्यवस्था जो है रूस में कैसे आई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रूस में समाजवाद जो है कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1914 का जो समय जो है, इससे पहले जो है कोई तरह के जो है राजनीतिक जितनी भी पार्टियां जो थी ये गैर कानूनी थी, यानी कानूनी दृष्टि से उन्हें कोई मान्यता जो है वो नहीं मिली हुई थी। अब जो मार्क्स जो थे एक विचारक थे, उनको विचारों को मानने वाले जो समाजवादी जो लोग जो थे उन्होंने सबसे पहले 1898 में जो है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी जो है इसका गठन किया था। और ये समय कब का है? 1898 का है। तो रशियन का मतलब रूस के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक यानी सामाजिक लोकतांत्रिक जो है मजदूरों की यानी श्रमिकों की जो पार्टी जो है इसका गठन किया गया था 1898 के अंदर, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए सरकारी आतंक के कारण यानी कि सरकार के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में नियंत्रण रखने के कारण जो है इसको भी जो है गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा, यानी कोई मान्यता नहीं मिली हुई थी। ये पार्टी तो बना दी गई थी लेकिन इसको कोई तरह की मान्यता नहीं मिली हुई थी, ये गैर कानूनी ढंग से जो है कार्य करती थी। अब ये जो पार्टी जो थी ये एक अखबार निकालती थी, न्यूज़पेपर निकालती थी। और ये पार्टी का मुख्य कार्य क्या था कि किसी ना किसी प्रकार से जो मजदूर जो लोग जो है तो मजदूरों को जो है वो संगठित किया जाए कि वो एक होए और जब कभी भी उनके साथ कोई तरह के अत्याचार होते हैं या उनके साथ विभेद होते हैं तो वो हड़ताल जैसे कार्यक्रम जो है ये आयोजित करे, तो हड़ताल वगैरह जो है वो करे। ऐसा इस अखबार के द्वारा जो है उन्हें प्रेरित किया जाता था। लेकिन रूस के अंदर कुछ समाजवादी ऐसे भी थे जिनको ऐसा लगता था कि रूस के अंदर जो है क्रांति जो है वो किसान लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ जो व्यवस्था रूस के अंदर है वो कहीं पर नहीं है कि भी जमीनें जो है कम्यून को दे दी जाए और कम्यून जो है बाद में सभी लोगों को जो है बांटते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो अन्य यूरोप के किसी भी देश के अंदर नहीं थी, तो उनको लगता था कि किसान जो है यही इस क्रांति को जो है आगे बढ़ा सकते हैं, किसानों के द्वारा ही यहाँ पर वापस जो है समाजवादी देश बन सकता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए
1900 के अंदर फिर क्या हुआ था, इस प्रकार की विचारधारा के जो लोग जो थे, उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, तो ये इसका गठन कर दिया था। तो 1898 में तो यार डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी, और 1900 के अंदर इन 2 साल बाद में जो है रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी पार्टी जो है ये बन गई थी। तो 2 तरह की पार्टियां जो है रूस के अंदर बन गई थी। अब ये क्या चाहते थे कि किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष हो, कि जमीनें जो है किसानों को मिले, और जो सामंत वगैरह जो है उनकी जमीन को फौरन किसानों को सौंप दे। ये मांगे जो है इस सोशलिस्ट पार्टी, जो क्रांतिकारी जो पार्टी जो थी, इसकी मुख्य रूप से थी। अब ध्यान देना, जो पहली जो लोकतंत्रवादी जो पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी, ये क्या थे, इस क्रांतिकारी जो पार्टी जो थी, यानी लोकतंत्रवादी जो पार्टी जो है, ये क्रांतिकारियों से जो है सहमत नहीं थे, कि इनको नहीं लगता था कि जो ये किसान जो है इनके द्वारा ही जो है ये क्रांति की जा सकती है। अब इसके बारे में क्यों ऐसा लगने लगा था, तो ये कि इनके लेनिन नाम के एक विचारक जो थे, क्रांतिकारी जो थे, उनका मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। क्यों नहीं है, कि कुछ तो किसान क्या है, गरीब है, कुछ अमीर है, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ पूंजीपति है जो नौकर रखते हैं और खेती करवाते हैं। तो इसलिए जो है समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं भाई, सभी की स्थिति जो है एक समान नहीं है, तो इसलिए जो सभी के जो विचार जो है वो एक समान नहीं हो सकते हैं। तो ये जो लोकतंत्रवादी विचारधारा को मानने वाले थे या लेनिन जो थे, ये इस प्रकार की विचारधारा को नहीं मानते थे। इनका इस कि किसान ही जो है ये क्रांति कर सकते हैं, ऐसी विचारधारा को नहीं मानते थे। अब इस वजह से जो है लोकतांत्रिक और जो ये क्रांतिकारी जो थे, इनमें काफी जो है पार्टियों के अंदर मतभेद उत्पन्न हो गए थे, ये दोनों की विचारधारा जो थी अलग हो गई थी। अब ये जो लेनिन जो थे, ये बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे, जो बोल्शेविक पार्टी जो थी उसके ये प्रमुख थे। अब ये क्या कहते हैं, जो लेनिन जो है, इनका मानना है जार वहां रूस के अंदर जो है राजा कहते हैं कि जार जो है अपनी मनमानी कर रहा है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पार्टी जो होती है वो अनुशासित होनी चाहिए, कि सारे कार्य जो है एकदम सही तरीके से कर रहे हैं, ऐसी पार्टी होनी चाहिए। और संख्या और स्तर जो है उस पर उस पार्टी का पूरा नियंत्रण होना चाहिए, हर कितनी संख्या नहीं होनी चाहिए, उसका स्तर क्या है इसका भी पूरा ध्यान में रखकर जो है ऐसी पार्टी बनानी चाहिए। जबकि हम दूसरा खेमा देखते हैं, वो है मेनसेविक। तो दोबारा ध्यान देना, 2 तरह के खेमे बन गए थे रूस के अंदर, एक था बोल्शेविक और एक था मेनसेविक। बोल्शेविक का प्रमुख कौन था, लेनिन था, व्लादिमीर लेनिन था। तो ये मेनसेविक ये क्या कहते थे कि सभी को सदस्यता दी जाए, सभी लोगों को जो है पार्टी में जोड़ लिया जाए। जबकि बोल्शेविक जो थे ये सभी को नहीं जोड़ने के पक्ष में थे, ये क्या चाहते थे कि जो पार्टी जो है उसका अंदर जो अनुशासन जो है ये बना रहे, ये मुख्य रूप से चाहते थे। अब हम देखेंगे उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति, कि 1905 के अंदर जो है किस प्रकार की व्यवस्था हुई थी। तो हम पहले जान चुके हैं, निरंकुश राजशाही, जो राजा जो था उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। तो इसके वजह से जो है, क्यों नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय संसद के अधीन कोई तरह की संसद वहां पर नहीं थे, कोई मंत्री वगैरह वहां पर नहीं थे जो राजा के ऊपर जो किसी भी प्रकार का नियंत्रण लगा सके। तो अब जो उदारवादी विचारधारा के जो लोग जो थे वो चाहते थे कि इस तरह की जो व्यवस्था जो है इसको खत्म किया जाए। तो उन्होंने क्या किया था कि संविधान की रचना की जाए, भी कोई कानून होना चाहिए जिन कानूनों के अंदर राजा भी उन कानूनों के अनुसार कार्य करें। तो इसके लिए जरूरी हो गया था कि दोनों तरह के जो पार्टियां बनी थी, सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारी, ये दोनों आपस में जुड़ जाए। तो सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को आपस में जोड़कर मजदूरों और किसानों के मध्य में जो एक कार्य किया गया था, जिसके द्वारा मजदूर और किसान जो है उनको एक किया जा सके और निरंकुश राजा के विरुद्ध में जो है एक क्रांति की जा सके। तो ऐसा जो है संविधान निर्माण बनाया जा सके जिसके द्वारा राजा पर जो है नियंत्रण लगाया जा सके। अब ध्यान दीजिए, रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें और किन किन का समर्थन मिला था। तो राष्ट्रवादी, पोलैंड जो था राष्ट्रवादी देश था, उनका उन्होंने समर्थन प्राप्त हुआ था, जदीद
मुसलमानों के अंदर जो इस्लाम का आधुनिकरण चाहते थे, ठीक है, जो सुधारवादी मुस्लिम जो थे उनको हम क्या कहते हैं, जदीदियों कहते हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है कि जदीदियों किसे कहते हैं। तो जो मुस्लिम जो थे, सुधारवादी जो थे, इनका समर्थन किसको मिला, रूसियों को मिला था, जो रूस के अंदर जो मुसलमान रहते थे। इसी प्रकार पोलैंड जो देश है, जो राष्ट्रवादी देश जो है, अपने राष्ट्र के बारे में चाहता है, उनका भी समर्थन जो है रूस के लोगों को मिला था। रूस की जो विचारधारा जो थी, उदारवादी जो थे, इनको मिला था। अब जो 1904 का जो समय जो है, ये समय जो था बहुत बुरा था। क्यों बुरा था? सबसे पहली बात थी कीमत। जो वस्तुएं जो थी जिनको हम खरीदते हैं, उनकी कीमत जो थी ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही थी। अब बढ़ रही थी, दूसरी बात, चीज़ों के तो दाम बढ़ रहे हैं और इनकम यानी कि जो कमाई जो थी लोगों की, वो घट रही थी। तो वेतन यानी वास्तविक वेतन जो मिलता था, वास्तविक वेतन का मतलब होता है जिस वेतन के द्वारा जो है उपभोग की वस्तुएं हम खरीद सकते हैं, वो जो थी उसके अंदर जो है 20% की जो है गिरावट आ गई थी। तो दो कारण हो गए थे, कीमतें तो बढ़ रही थी, वेतन कम मिल रहा था। तो इसके वजह से लोग जो थे, मजदूर जो थे, काफी परेशान थे। अब इस समय क्या होता, एक कंपनी थी पुल्तिलो आयरन वर्क्स। ये क्या करती है कि असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा के जो है 4 सदस्यों को जो है ये नौकरी से हटा देती है। तो मजदूर जो लोग जो होते हैं, ये संगठन का जो है आंदोलन छेड़ने का ऐलान करते हैं। और कुछ ही समय घंटों के अंदर जो क्या होता है, सेंट पीटर्सबर्ग नामक जो स्थान जो है, वहां 1,10,000 1,10,000 से ज्यादा मजदूर जो है काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि किए जाने और अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए मांग करते हैं और हड़ताल पर चले जाते हैं। यानी इतने लोग, 1,10,000 लोग जो है कहते हैं कि काम के घंटे आप घटाइए। जो 15 घंटे 10 से 12 घंटे आप काम कराते हैं, उसके जगह आप 8 घंटे काम करवाइए। हमारा वेतन जो है उसको बढ़ाया जाए और हमारी जो भी स्थितियां हैं उनमें सुधार किया जाए, नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। तो ये स्थिति जो है रूस के अंदर हो गई थी। अब देखो क्या होता है, इसी समय जो है एक पादरी जो थे जिनका नाम था गेपान, ये मजदूरों के साथ जो है एक जुलूस निकालते हैं और राजा के महल पर जाते हैं। तो पुलिस क्या करती है, उस जुलूस के ऊपर हमला कर देती है। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है। पादरी गेपोन के नेतृत्व में जो है मजदूर जो है ये जार के महल के सामने पहुंचते हैं और पुलिस उनके ऊपर हमला बोल देती है। 100 लोग तो इसके अंदर मारे जाते हैं, 300 लोग घायल होते हैं। और इसी घटना को जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि खूनी रविवार की घटना किसे कहते हैं। तो पादरी गेपोन के नेतृत्व में कुछ मजदूर जो होते हैं जार के महल में पहुंचते हैं और पुलिस के द्वारा उन पर हमला किया जाता है, जिनमें 100 लोग मारे जाते हैं और 300 लोग घायल होते हैं। इस घटना को जो है खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। और 1905 की जो क्रांति की शुरुआत जो थी, इसी घटना से शुरुआत हुई थी। इस खूनी रविवार की घटना से जो है वहां पर जो मजदूर लोग जो थे ये विरोधी बन गए थे और सारे देश के अंदर जो हड़तालें होने लगी थी। अब जगह जगह विद्यार्थी जो थे वो कक्षाओं में नहीं जा रहे थे, बहिष्कार कर दिया। विश्वविद्यालय जो थे ये बंद हो गए थे। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कामगार, ये सभी जो लोग थे ये मांग कर रहे थे कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए और यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की जाए। संगठन जो है उनका भी एक संगठन जो है वो बनाया जाए। इस प्रकार की मांग जो है ये करने लगे थे। चारों तरफ जो है हड़तालें होने लगी थी, यानी राजा के विरुद्ध में जो है कार्य किए जाने लगे थे। तो 1905 के अंदर आखिर में जो राजा को मजबूर होकर जो है इस प्रकार की जो है परामर्शदाता जो संसद जो है इसकी सहमति देनी पड़ी थी। तो परामर्शदाता संसद जो होती है इसी को हम क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं उनकी भाषा के अंदर। तो 1905 के अंदर जो है इस ड्यूमा को जो है ये मान्यता मिल गई थी कि एक जो है परामर्श देने वाली संसद होगी। लेकिन ये जो है क्रांति के समय जो है कुछ समय तक जो है फैक्ट्री के मजदूर जो उन्होंने यूनियन बना रखी थी, जो कमेटियां बना रखी थी, वो अस्तित्व में रही थी। बाद में जो है उन्हें गैर कानूनी घोषित वापस कर दिया गया था। बहुत सारी जो है गतिविधियों पर जो है पाबंदी लगा दी गई थी। अब जो ये ड्यूमा जो बनी थी, पहली जो ड्यूमा बनी थी वो केवल 75 दिन तक जो है रही थी।
दूसरी बार वापस जो बनी थी वो 3 महीने तक जो है, 3 महीने तक ही रही थी। और उसके बाद जो तीसरी बार जब वो बनाते हैं ड्यूमा, तो उसके अंदर जो है वो मतदान के जो कानून बने हुए थे उनके अंदर फेरबदल कर देते हैं। और रूढ़िवादी नेता जो प्राचीन राज परिवार को ही प्रमुख बनाना चाहते थे, उनको उसके अंदर जो है भर लेते हैं। किसके अंदर? तीसरी ड्यूमा के अंदर भर लेते हैं। और इस प्रकार जो उदारवादी और क्रांतिकारी जो है इनको बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो राजा जो होता है वो अपनी मनमानी जो अभी भी कर रहा होता है। तो ये अभी हमने पूरा पाठ पढ़ा था, इसको अच्छे से आप पढ़ना और अच्छी तैयारी करना।